जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। हमने इससे पहले मोशन और आपके लॉज ऑफ मोशन दोनों को 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत ही शॉर्ट में विद सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया। क्लास 10th का भी कराया। उसी के साथ आज हम उसको चालू करते हुए उस सीरीज को ग्रेविटेशन चैप्टर लेके आ गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9th में आपका बेस बनाने के लिए, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपका क्लास 11th में भी आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक। तो आप देखो, ग्रेविटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्रेविटेशन का यूज़ क्या होता है, कैसे उसकी बातें हुई, हम लोग सब कुछ करेंगे। अब देखो, ग्रेविटेशन में क्या है, सबका थोड़ा थोड़ा रोल है हर चीज़ में ना। ऐसा नहीं है कि न्यूटन का वो लॉ है, न्यूटन ने जो लॉ दे दिया वहाँ से ग्रेविटेशन आ गया। इसकी लंबी हिस्ट्री है, इसमें गैलीलियो ने, केपलर ने, सब में थोड़ा थोड़ा काम किया है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन में जो मेन चीज़ आती है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी होती। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले देखो ये क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract every, लिखना है ना आपको साथ साथ में, every other object with a force। अब ये कैसी फोर्स है? with a force which डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मासेस एंड, जो मतलब दो हमने मास लेंगे अगर हम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच में डिस्टेंस है, जिसको हम लोग सेंटर से लेंगे मास ना, टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपकी सिंपल सी डिफिनेशन है। समझ में आई बात कि नहीं? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर इसको अदर वर्ड्स में समझना तो क्या है और क्या हो सकता है। इसको अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहे कोई ना, तो सबसे पहले क्या, अभी जो फोर्स है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इसको कहते हैं, या फिर आप कहोगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अदर वर्ड्स में आप पहले सबसे लिखोगे एक ऐसी फोर्स होती है, इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे जो फोर्स आएगी, जो फोर्स की बात की, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल पहली बात। और इसमें क्या आपसे कहते हैं, अब देखो अदर वर्ड्स में अगर लिखे, इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई दो मासेस के बीच में बिना कॉन्टैक्ट के ये फोर्स आराम से लगती है। ठीक है, जरूरी नहीं दो मासेस आपस में जुड़े हों। जैसे कुछ फोर्सेस हैं, जैसे आपका फ्रिक्शन है, वो नॉन कॉन्टैक्ट नहीं, बिना कॉन्टैक्ट के वो फोर्स नहीं हो सकती। और नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसी ही है। और क्या होता है, ये अट्रैक्टिव होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होगी नेचर में, याद रखना है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ना, टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मासेस का प्रोडक्ट जब करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दो मास हमेशा लेंगे, है ना। इतना हुआ कि नहीं? ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आप यहाँ पर पॉइंट लिखोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, टू लेंथ या डिस्टेंस जो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे भी आप लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई होगी। सिंपल सी बात कही है कि मतलब इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, विद अ फोर्स विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अदर वर्ड्स में ऐसे क्या लिखा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी यही है। ठीक है, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी चीज़ पता है, अट्रैक्टिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इतना समझ में आया कि नहीं? ये आप सब लोग नोट करो तुरंत ही।
अब देखो जैसे हमने ये चीज़ पूरी देखी, लेकिन आपके जो उसमें है सिलेबस में, उसमें फॉर्मूले की बात भी की गई। किसके? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जो है वो डिफिनीशन से आएगा। आपसे क्या कहा गया है, जो फोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल, वो क्या है, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके किसके, प्रोडक्ट के। हाँ बिल्कुल बात सही है कि नहीं? हाँ। उसके बाद आपसे कहा है जो आपकी ये है फोर्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनके बीच की जो रेडियस है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर की। याद रखना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर की। इसलिए जो ये है वो एक लॉ भी फॉलो करती है, इसको कहते हैं इन्वर्स। याद रखना क्या, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अभी जो लॉ है ये 3 चीज़ों में लगता है, एक तो मासेस में, एक आपके चार्जेस में, है ना, जो अपने सिलेबस में, और आपका एक मैग्नेटिक पोल्स में। 12th तक आप इतना पढ़ोगे, मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसे ये चीज़ आई, इन दोनों से आप देख सकते हो, इन दोनों को मिला दोगे, फर्स्ट को और सेकंड को, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारा एफ जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जब ये फ्राइन हटता है प्रोपोर्शनल तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो जी आता है, ये आपका फॉर्मूला हमेशा के लिए हो जाता है। अभी जो जी है इसको कहते हैं यू जी सी, यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख लेना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ये रहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई होगी अच्छे से। अब इसके आगे देखो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। अब इसको कैसे दर्शाते हैं ये भी देख लो। मान लो हमने 2 मासेस लिए हैं एम, ये यहाँ पर आप पूरा सॉल्व करोगे, उसको दिखाओगे कैसे। यहाँ m1 मास होगा, यहाँ m2 होगा, इनके बीच से, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, r होगी। सेंटर से ही है r। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, F1 इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा F2, ये होता है। ठीक, सिंपल सा। तो दोनों जो फोर्स है F1 और जो F2 है वो इक्वल होंगी, जब तक हम वेक्टर की बात ना करें। ठीक है, इक्वल फोर्स होंगी, जिसका फॉर्मूला ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। बात इतनी आपके समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ से देखो, इसको पूरा अच्छे से नोट कर लेना है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि इनकी जो है हमारी सबकी एप्लीकेशन क्या है, उसको भी देखेंगे। उससे पहले आपसे कह दें एक सवाल करा जाए। यहाँ पर देखो सवाल, मास दिया गया है किसी का 1 kg, ठीक है, और अर्थ का मास आपको दे दिया है जो कि 6 × 10⁻24। ठीक, इतना आ गया, ये भी आपका kg में होता है। और रेडियस आपसे अर्थ की दे दी गई कितनी, 6.4 × 10⁻6 मीटर। और आपको जी की वैल्यू दे दी गई है, जी की वैल्यू जो कि सिंपल सी, जी की वैल्यू जो है उसकी अभी आपको अच्छा वैल्यू नहीं बताई। जी की वैल्यू जो है वो होती है, एक्सपेरिमेंट से आई है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अभी बस इतना याद रखना है, ये वैल्यू आई, इसको याद कर लो हमेशा के लिए ना, लर्न, इसको हमेशा के लिए याद कर लो, याद करना है। ठीक है, अब जी की वैल्यू जो है वो आपको दे दी 6.67 × 10⁻11 यूनिट, वहाँ लिख दी है। फॉर्मूला लगाना है केवल आपका, दोनों मासेस है तो इनके बीच में फोर्स होगी ग्रेविटेशनल, जी m अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको सिंपल सा, जी की वैल्यू 67 × 10⁻11 रखोगे। ठीक है, समझाने केवल, क्वेश्चन सॉल्व नहीं, बस हमको समझाने के लिए आपको बता रहे। मास कितना है अर्थ का, 6 × 10⁻24, उसका है 1 kg जो बॉडी दी गई है। ठीक है, वो अर्थ है तो अर्थ के सेंटर, अर्थ के सरफेस में कहीं यहाँ पर 1 kg रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इतना आ गया, इसमें कुछ छूटा तो है नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की तरीका भी होता है। अगर सॉल्व करने का तरीका देखना तो जो 6 जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू उनको एक साइड लेना, उनको सॉल्व करना, और जो पावर्स वाली वैल्यू है उनको एक साइड लेके सॉल्व करना। आपका आंसर लगभग 9.8 करके ऐसा कुछ आएगा न्यूटन में, ये फोर्स आएगी। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, अब देखो इतना तो आई, आपको नोट करना है। एक चीज़ और सुन लो, अब ये चीज़ जो आई इनके कुछ एप्लीकेशन होते ना, एप्लीकेशन भी लो साइड में ही लिखते हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ में नोट तो करते चाहिए रहे हो। एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा जो है आपका, सबसे पहला एप्लीकेशन जो इसका लगता है सोलर सिस्टम। आप जानते हो सोलर सिस्टम में यही एप्लीकेशन लगा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि सन जो है बाकी प्लैनेट्स को अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह वजह से आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और दिमाग में आती होगी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है भी, अगर एवरी ऑब्जेक्ट एवरी बॉडी के ऊपर लगाता है तो जो मार्कर है ये मुझसे चिपक क्यों नहीं जा रहा, या फिर आप जो सामने हो ये आप हमसे चिपक क्यों नहीं जा रहे हो ना, मतलब जो फोन है भाई जितनी भी दूरी हो, क्योंकि डिस्टेंस तो इसने कुछ बताया नहीं, तो आप जहाँ से भी हो तो चिपक क्यों नहीं जाते आपस में, या फिर ये मार्कर क्यों नहीं चिपक जा रहा है, या फिर ये बोर्ड चिपक क्यों नहीं जा रहा। तो इसमें देखो, इसमें आता है रिलेटिव टर्म मास का और डिस्टेंस का। डिस्टेंस ज़्यादा दूरी होगी तब भी नहीं अट्रैक्ट होंगे। ठीक है,
डिस्टेंस ज़्यादा दूरी होगी तब भी नहीं अट्रैक्ट होंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर ऐसी बात है तो सन के चक्कर अर्थ क्यों लगा रही, वहाँ मासेस आ जाते हैं, वहाँ डिस्टेंस में आप देखोगे मासेस का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस से ज़्यादा मास हो जाता है। अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg, देख लो, और सन का कम से कम इससे 1 लाख गुना होगा मान लो एवरेज, ठीक है। तो इतने बड़े मासेस हो जाते हैं जहाँ पर हम लोग का मास तो कोई वैल्यू नहीं रखता। अब ये पेन जो है ये मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसको हम नीचे छोड़ दे तो ये नीचे तुरंत गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है मुझसे ज़्यादा तेज इसको अट्रैक्ट करेगी या फिर आपसे तेज ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ सारा है हमारा मासेस की वैल्यू कि मास कितना ज़्यादा लग रहा है उसी हिसाब से अट्रैक्शन होगी। और डिस्टेंस की भी वैल्यू लेते हैं, अगर बहुत बड़ा मास है लेकिन डिस्टेंस जो है आपकी छोटी हो गई तब भी मतलब बड़ी होगी, बहुत बड़ा मास वो भी बड़ी होगी। अब सन और अर्थ में तो ये होता है, अगर इतना अट्रैक्शन तो चिपक क्यों नहीं जाते भाई, उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर उस दूरी का हाफ हो जाए तो अर्थ जो है वो सन में चली जाएगी, ऐसा है। अगर उस दूरी का हाफ हो जाए तो अर्थ जो है वो सन में चली जाएगी ना, अगर हाफ हो जाए। या फिर बहुत बार क्या होता है कि और कोई अर्थ में तो ये केस है, अगर हाफ हो गई तो चली जाएगी, या फिर उसका जो पूरा वायुमंडल वगैरह है वो धीरे धीरे सन सक कर लेगा। या फिर अभी एक चीज़ होगी आपके 5 बिलियन ईयर्स बाद, जब जैसे सन आपका रेड जाइंट बन जाएगा तब क्या होगा, धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स उसके अंदर जाते चले जाएंगे, वो उसका शेप 500 गुना ज़्यादा, पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात की नहीं, ठीक है, अच्छे से समझ में आई होगी। और एक चीज़ देखना, जो आपका जो ये फोर्स है ये कैसी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। इन सब की गहरी में अगर आपको एकदम डिटेल में बातें जाननी होंगी तो आप 11th में इसको चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ोगे, ठीक, समझ में आई बात की नहीं। एप्लीकेशन एक सोलर सिस्टम हुआ, एक जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो सीधा ऊपर नहीं जाती, ऐसे हो जाती है कुछ देर बाद, है ना, एक पॉइंट आएगी सबसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आती है, ठीक है। और आपकी क्या चीज़ हो सकती है, और आपकी जो होती है आपकी लिफ्ट वगैरह होती हैं जो, ठीक है, उसमें जब ऊपर जाते नीचे आते वेट क्यों कम हो जाता है, वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसमें तो मेन जी का काम होता है, वो सब भी हम लोग क्या आगे देखेंगे। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से देखो, यहाँ पर सारे ये क्वेश्चन भी ये करके दिखाया हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से बताई कि ये कहाँ पर आता है, इसकी जी की वैल्यू बताई। एक चीज़ और बता दी जाए, जो जी है हम बहुत बार पूछ लेते हैं कि जी की जो यूनिट है ये आई कैसे, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या था, देखो बहुत आसान है, आप लोग को साथ साथ में नोट करके चलना है। ऐसे हम लोग कभी कभार क्या करते हैं ऊपर नीचे लिख देते हैं, आप साथ साथ नोट करते चलते हो तो इससे क्या रहता है कि भाई आप लोग आराम से अपने लाइन से नोट करते हो, ठीक है। ऐसे आप हम ये लास्ट में एकदम बता रहे हैं, इसमें आप निकाल सकते हो आराम से जी की यूनिट कैसे आती निकाल सकते हो। देखो कैसे भाई, इसमें जी को आपको क्या करना, सब्जेक्ट बना लेना है। तो क्या होगा, ये जो आर है इसको इधर भेजोगे कहो हाँ, यहाँ से आर हट जाएगा। और जो m1 है और जो m2 इसको नीचे भेजोगे कहो हाँ बिल्कुल। तो ये आपका क्या m1 और m2 जो है ये है तो मासेस ही, तो इनका m का स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से ये भी हट जाएंगे, है तो मासेस ही, अगर सेम मान लो, है ना। अब यहाँ से देखोगे जो f है उसकी यूनिट है न्यूटन, r है उसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, और इसकी जो मास है इसकी है कितनी kg स्क्वायर। तो बस यहीं से यूनिट जी की इतनी आ जाती है, ठीक है। बहुत जगह डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, वैसे मुश्किल ही है डायमेंशन पूछे, डायमेंशन वगैरह इतने नहीं पूछे जाते। इतनी चीज़ पूरी समझ में आई कि नहीं। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी समझ में आया होगा। ये मास, ये चार्ज जो मास हो ये मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर होते हैं, ये भी समझ में आया होगा। और ये हमने जो क्वेश्चन किया ये भी समझ में आया होगा। अब इतना अच्छे से आप लोग नोट करो, क्लियर है ना। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, आपकी कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया है कि आपसे कह दिया कि मान लो हमने जो डिस्टेंस है वो हमने हाफ कर दी है ना। ऐसे मान लो दो मासेस दिए गए, ऐसा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है, ठीक है। आप कह रहे हैं अगर ये डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो जो हमारी नई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसमें है हमारी फोर्स, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें चेंज कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज आएगा ये बताना हमको केवल, ठीक है। तो आपसे क्या क्या हाफ कर दे, तो सीधा करके देख लेते ना। अगर हमने इसको ये फोर्स को, इसको जो आर जो है इसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, हाफ नहीं डबल, डिस्टेंस को हमने डबल किया, कहो हाँ बिल्कुल, ठीक है। डबल किया तो यहाँ पर कितना हुआ, और एक बार हाफ भी करेंगे, दोनों हाफ भी करेंगे, दोनों का नतीजा हम लोग सामने एकदम देखते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे हमने क्या किया, डबल किया, तो Gm1 m2 अपॉन डबल किया यानी कि 2 का स्क्वायर, 2r की जगह 2r हो जाएगा का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई Gm1 m2 अपॉन में नीचे 4r स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, और ये 4 का अगर हम बाहर लिखते तो 1/4। ये वाली पहली वैल्यू क्या है आपकी, ये तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1/4 इंटू एफ यानी कि 1/4, यानी कि वैल्यू जो है जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो अपने का आप 1/4 हो गई है, ये हुआ, ठीक है। अगर हमने क्या किया है, डबल किया, अगर हम हाफ कर दे ये डिस्टेंस तो देखो क्या होगा, F = Gm1 m2 और हमने हाफ कराया यानी कि r/2 का होल स्क्वायर,
यहाँ सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी Gm1 m2 r², तो ऐसे रहेगा। और नीचे फिर से 4 आएगा, लेकिन अब ये 4 ऊपर नहीं आ जाएगा, तो अब की बार क्या हुई आपका 4f, यानी कि अब की बार जो वैल्यू है वो 4 गुना हो गई है पहले के। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है। देखो हमने 2 बताए कि नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ये होमवर्क की तरह है। ठीक है, पहला हमने क्या किया, ट्रिपल कर दिया है, डिस्टेंस को क्या कर दिया, ट्रिपल, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, मास को हमने कर दिया है डबल, देखना अच्छे से, मास को कर दिया है डबल, ठीक है, मास को कर दिया डबल और डिस्टेंस को कर दिया है हाफ, नहीं मास को कर दिया डबल और डिस्टेंस को भी कर दिया डबल। देखिए इसका आंसर को देता है, मास का मतलब समझ रहे हो, दोनों मासेस को डबल कर दिया, याद रखना मासेस को हमने डबल कर दिया। और लास्ट में क्या है, एक 1 मास को हमने डबल किया, 1 मास डबल, जिसको ना है ये बताना, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 1 मास डबल कर दिया और समझा अच्छे से। और क्या किया हमने, आर को क्या कर दिया, आर को हाफ कर दिया, बस ये आपको करना है इतने। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम जस्ट क्या देखेंगे, तुरंत ही मार्कर बदल लेते हैं ना, देखते लिखते रहता क्या, मतलब 1 2 तो रखने ही पड़ते हैं, कहीं मान लो इंक कम हो गई तो हम लेक्चर के बीच में थोड़ी ना डाल देंगे ना, या फिर स्टॉप करना पड़ेगा बीच से। जब एक कॉन्सेप्ट खत्म होता तो रफ करने के लिए स्टॉप करो, वो सही रहता, लेकिन ऐसे स्टॉप करो तो नहीं सही रहता। अब हमारे पास आ जाती है वैल्यू जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले तो मन में आएगी, क्या हो सकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिफिनीशन क्या होती है। देखो सिंपल सी है, एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट हो ना, बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, सीधा सिंपल सी डिफिनीशन लिख रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, पॉइंट लिखो, इट डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी से याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, अब एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी सेम एक्सेलरेशन की तरह होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हाँ, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसकी वो एसआई यूनिट हो गई। ठीक, ये बात तो हो गई। और ये क्या होती है, हमेशा ये डाउनवर्ड लगती है, मतलब अर्थ हर बार जो लगता है डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है जी की वो होती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने एक कन्वेंशन माना है कि जो भी चीज़ें नीचे जाएंगी उसकी वैल्यू माइनस रखेंगे, तो ये माइनस है नहीं, लेकिन जब नीचे जाती तो इसको हम लोग माइनस कर लेते, क्योंकि डाउनवर्ड की जो डायरेक्शन है हमने माइनस मानी है। ठीक है, डाउनवर्ड की जो डायरेक्शन है हमने माइनस मानी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही होगी। अब बात आता है कि ये जो जी है, ये जी की वैल्यू यहाँ इतनी कैसे आई, मन में आया कि नहीं, सबके आया होगा। तो यहाँ पर लिखो डेरिवेशन ऑफ स्मॉल या जी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम डेराइव करेंगे। ठीक है, ये जी की वैल्यू -9.8 कैसे आती है, माइनस किस लिए, याद रखना माइनस इसलिए है कि हमने जो ये चीज़ है माइनस की जो वैल्यू है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा लगती है, जी जो है वो हमेशा अप से नीचे लगता है, हमेशा नीचे लगता है, अर्थ सबको अपनी तरफ नीचे खींचना चाहती है। आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे भट्ट से नीचे आ जाओगे, ऐसा होता है कि नहीं, हमने ऐसे उछले तो आप नीचे आ गए, ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये मान लो अपनी प्यारी सी अर्थ है। हाँ, अभी हमने ग्रेविटेशन से एक फॉर्मूला पढ़ा, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट m रखा है, ये अर्थ का मास कंसंट्रेटेड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r होती है, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होती है। बिल्कुल, तो यहाँ से आप देखोगे जो हमारा फॉर्मूला है एफ जी का, वो आ जाता है Gm/r। r होगी कौन सा, अर्थ के लिए ले रहे हैं ना, तो r², ये डिस्टेंस इतना आ गया। उसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन कितनी मिनिमम सी होगी, जो हम 6400 किलोमीटर के सामने इसकी डिस्टेंस कितनी भी होगी, मान लो 1 मीटर भी है तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इतनी आई, बिल्कुल। अब एक चीज़ बताओ, हम लोग ने एक चीज़ और पढ़ा है, जो फोर्स है, जो अर्थ है वो सबको अपनी तरफ खींचती है ना, वेट जिसको हम लोग कहते हैं mg से। तो आपकी एक दूसरी फोर्स जो आएगी वेट वाली, उसको हम लोग कहते हैं mg को। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से देखोगे आप, दोनों है तो फोर्स ही ना, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, और दोनों फोर्स वेट वाले, मतलब दोनों फोर्स आपकी कौन सी, ग्रेविटी की वजह से। तो इन दोनों से हम ये देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से कि इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो हमने लिखा Gm/r² इक्वल आपका किसके हुआ, अच्छे समझना, mg के, m से m कट गया, आपकी g की वैल्यू हुई
अगर कोई बहुत क्यूरियस बंदा है जिसको लगता है कि यार इतना ग्रेविटेशन नहीं सही है, तो हमने 11th में डिटेल में कराया। जिसको क्यूरियस है, जिसको अपने सिलेबस से बाहर जाना पसंद है, क्योंकि भाई वैसे कम बच्चे होते हैं, लेकिन हाँ जिनको पसंद है वो जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप 9th में ही हो, कोई आपके बोर्ड है नहीं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। जो जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो डिटेल्ड लेक्चर इसका, मोशन का, काइनेमेटिक्स का, हर चीज़ का, मोशन, लॉज ऑफ मोशन का सब 11th में डिटेल में हम लोग करा चुके हैं। तो आप उसको चेकआउट करना, उसमें बहुत डिटेल में है एक एक लेक्चर, ठीक है। अब यहाँ से जी इतनी आई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ होता कि जब हम जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, एम की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 24 और अपॉन जो जी आर है, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 डालते हैं, ठीक, समझना, डालते हैं स्क्वायर में, तो इसकी जो नेट वैल्यू है 9.77 या फिर अप्रॉक्स 9.8 और क्वेश्चन में अप्रॉक्स हम लोग 10 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, कौन, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन देखो इसमें भी एक कैच है, मतलब ये चीज़ इतनी वैल्यू हो गई, ठीक, इसमें कोई कैच नहीं। अब इसके बाद देखना ये चीज़ इतनी आई, ठीक है। अब बहुत लोग का मन होता होगा कि मान लो 9.77 से आप थोड़ा याद रख सकते हो, 9.77 ये कहाँ पर है, ये हमारे किस में है, अर्थ में। अगर मून में किसी को याद रखना है तो 1.767 होती है, जस्ट 1/6 करके देख लेना, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस किस लिए लिया था ये हमने एक्सप्लेन ही कर रखा है, आपको समझ में आई इतनी बात की नहीं, अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये जो जी है, ये जो जी है आपका, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे बन सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपसे कह देंगे जी लग रहा है ना, जी की वैल्यू 9.8 है और मास आपसे पूछ दिया। देखो एक क्वेश्चन ऐसे होगा, क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। आपसे कह दिया आपका जो वेट है वो है 60 kg, वेट नहीं, आपका जो मास है वो कितना है। अभी मास और वेट का अंतर भी समझेंगे। जो आपका मास है वो कितना है, 60 kg, ठीक है। आपसे कह दिया आपका वेट बताओ इन अर्थ, और आपसे कहाँ कह दिया, और इन मून, दोनों में पूछ दिया, ठीक। ये है मून में भी बताओ, यानी कि अपना चंद्रमा, अपनी नेचुरल सैटेलाइट, और अर्थ में बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका फोर्स का केवल फॉर्मूला लगा देना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट वाले फोर्स का फॉर्मूला हम लोग आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे होगे, ये होता है वेट का फॉर्मूला mg। अब याद रखना, और यही ग्रेविटेशनल से भी रिलेटेड होता है। इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल मान सकते हो, मतलब इक्वल रख सकते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से निकलते हैं, लेकिन दोनों का लॉजिक सेम ही है। इक्वल डिस्टेंस पे जितनी फोर्स लग रही, लॉजिक सेम है, ठीक है। अब वेट इन अर्थ निकालना, तो कोई बात नहीं, हमने किया 60 इंटू एवरेज, हमको क्या मानना है क्वेश्चन के लिए 10, तो हमारा यहाँ आ गया 600 न्यूटन, ठीक है। भाई वेट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा न्यूटन में ही आएगी, ठीक है। इसके बाद आपसे कह दिया इसका मून का निकालना है, तो मून का जो है, मून का हमने भी कितना देखा 1.6 होता है, तो यहाँ पर आप रख दोगे लगभग, या फिर ना रखो, हमने ये पढ़ा है कि 1/6 होता है। अभी हमने बताया कि आपके जो मून का वेट है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है, तो भाई इसको 6 से डिवाइड कर दो, सीधा 100 न्यूटन आ जाएगा। उसको याद ही मत रखो, ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो हमने जी को अच्छे से निकालना बताया, यहाँ पर अच्छे समझ में आया होगा, इसका डेरिवेशन भी किया, और आपके देखो इनकी वैल्यू बताइए किसके लिए है, अर्थ के लिए है, और ये किसके लिए, आपकी मून के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये मून के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी इन दोनों की यूनिट, ठीक है। इसको डिनोट जी से किया जाता है, एसआई में यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड लगता है इसलिए माइनस है, ये माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड हमने माइनस मान लिया है। जिसने हमारे पहले के लेक्चर्स देखे हैं क्लास 9 के मोशन, लॉज ऑफ मोशन के, वो ये चीज़ समझ गया होगा। ये इतना पूरा क्लियर है ना। अब इसके आगे देखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो ओलंपियाड में आया हुआ है, ठीक, किसमें, ओलंपियाड में। अब 9th 10th में आप लोग हो तो बहुत लोग ओलंपियाड वगैरह देते होंगे, ठीक है। तो उसमें सिंपल सा आपसे ये कहा है कि जो मास है, कोई प्लैनेट है जिसका मास जो है अर्थ के मास का हाफ है, हाँ, और उसका जो रेडियस है, रेडियस जो है उसका वो अर्थ के मास का कितना है, हाफ ही होगा, हाँ ठीक, हाफ है, ठीक है। तो आपसे ये कह दिया, बस सिंपल सा पूछा है, अगर रेडियस को डबल मान लो, ठीक है, हाफ भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेडियस को डबल मानो, ठीक, उससे थोड़ा अच्छा बनेगा। तो आप जानते हो अर्थ के लिए क्या होती है, G/m/r²। भाई ये किसी ऑब्जेक्ट मास है, अर्थ का मास m है जो भी। तो आपसे कह दिया जो अब इससे कहा है जो नई फोर्स बनेगी वो कितनी होगी, जो नई फोर्स वो F' होगी, बिल्कुल। G की वैल्यू हर जगह सेम होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास कितना है, m/2। अर्थ के मास का कितना है, me/2, ठीक है। यहाँ me लिखना है, ठीक है, यहाँ पर r की जगह आपको ये r², ठीक है, अर्थ का दिखाने के लिए। जब दो प्लैनेट्स आएंगे तो हमको ऐसा करने को लगेगा, ये किसी दूसरे प्लैनेट के लिए, ठीक है, ये किसी दूसरे प्लैनेट के लिए, दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर देखो ये इतना आया, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो रेडियस उसको 2r कर दिया, कह दो हाँ, उसका स्क्वायर किया, बिल्कुल। सॉल्व करोगे तो आएगा Gme अपॉन में आपका कितना 2 का स्क्वायर यानी 8 re²।
अब यहाँ से आप साफ साफ देख लो, जो मास है m, इसको तो ऐसे रख दो जिस भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उससे मतलब नहीं। अब यहाँ पर ये जो है ये पूरी वैल्यू आप देख लो पहले वाले की तरह से में, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी f, अच्छे से देखना कितनी आ गई f अपॉन आपकी कितनी आ गई f अपॉन 8, बिल्कुल आ गई कि नहीं, देखो समझ में आ रहा। तो जो हमारी फोर्स है वो कितनी हो गई GMEM अपॉन RE², ये पूरा f ही तो था, तो यहाँ पर हम f लिखेंगे अपॉन 8 आ गया। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। अब हमने g का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, g यहाँ से क्वेश्चन देखो ओलंपियाड का, तो एक चीज़ नहीं पूछी आपसे, 2 आंसर पूछे थे, फिर g जो है उसको हमने पढ़ा GME अपॉन R² का, हाँ ठीक, बिल्कुल ये पूछा था, ठीक है। अब आपसे पूछते इस प्लानट में g कितना होगा, यानी कि g डैश बताओ, तो भाई वो साफ साफ समझ में आ रहा है GMR। आप देखो ये निकालने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा करोगे यहाँ अपॉन में 8 ही आएगा, लेकिन ट्रिक है, अगर ये करने के बाद यहाँ अपॉन में 8 आ गया तो इस पूरे फॉर्मूले के भी अपॉन में 8 ही आएगा। अब इस पूरे की वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं, कितनी थी 9.8, तो 9.8 अपॉन आप 8 करोगे, इसको सॉल्व करने लेना है केवल, आंसर आपका जो भी है आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपसे और कहा था, बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखना अच्छे से क्या दिया है क्वेश्चन में। आपसे सिंपल सा कहा है कि मान लो हमको जो है, जो आपका जो हैवी ऑब्जेक्ट, मतलब ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन, इसमें सॉल्व ऐसे मतलब सॉल्व उसमें भी करना है, वो एक चीज़ समझाने के लिए सॉल्व करना है। देखो ये आपके दिमाग में भी बहुत बार आया होगा, और बहुत लोग के दिमाग में मिसकंसेप्शन भी है, ठीक है, वो भी चीज़ है, मिसकंसेप्शन भी है, ये तो नोट होगा इतना, यहीं पढ़ करते हैं, ठीक है। आपसे कह दिया है, क्वेश्चन है, कहने आपसे जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं, हैवी ऑब्जेक्ट जो हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स वाई नॉट फॉल बिफोर लाइट ऑब्जेक्ट, ये ओलंपियाड में पूछा है, वाई बिफोर लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट माने हल्के, ठीक है, बिफोर लाइट ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने रीजन क्या दिया, कॉस एफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, डिपेंड ऑन मास, ये चीज़ है कि नहीं इतनी, ठीक है। तो डिपेंड ऑन मास, जबकि वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओलंपियाड वालों ने अपना रीजन भी दिया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो क्यों नहीं फॉल कर जाते, क्योंकि बिफोर मतलब वो कोई लाइट ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं बिफोर फॉल कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मास के ऊपर डिपेंड करती है। उनसे बस ये कहना है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इतनी बात सही है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक पता है, GMM अपॉन R², ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमसे कह रहे हैं फॉलिंग की बात कर रहे हैं, कि मान लो कोई यहाँ पर स्टोन है और कोई यहाँ पर क्या आपका कोई पंख है या फिर आपका कोई फेदर है, ठीक है। और लॉजिक ये ऐसा होता भी है कि जो पत्थर है वो पहले गिर जाता है, जो पंख है वो नहीं गिरता पहले। वो तो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस है, दुनिया भर के रेसिस्टेंस है, हवा चल रही है, ये वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम में दोनों साथ ही में गिरेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। तो अब टाइम यहाँ से समझ में आया होगा क्या बात हुई, टाइम आ गया ना। ये जो चीज़ है, ये जो गिरने वाला प्रोसेस है, क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम। और टाइम क्या इस मास के ऊपर डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। ये मास मान लो यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ठीक है। देखो अभी हम पढ़ कौन सा रहे हैं चैप्टर, थर्ड चैप्टर, लेकिन हम यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे, सेकंड चैप्टर का, मोशन का, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का। जैसे दोनों सब आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छा सीक्वेंस दिया है एनसीईआरटी में, इसी से चलना है आप लोगों को, ठीक। इसकी हाइट कितनी होगी, माइनस की। अब माइनस की क्यों होगी, नीचे आ रही है, मैंने कहा है कि नीचे वाली चीज़ माइनस है, माइनस का जी होगी। शुरुआत में जब गिरा है तो यू 0 होगा, फाइनल कितना होगा हमसे पता नहीं, ठीक है। अब इसका क्या कौन सा लॉ लगा दो, S=UT सेकंड इक्वेशन प्लस हाफ AT² लगाया, कोई बात नहीं। ये -h है, हाँ ठीक, u 0 हो गया तो ये पूरा 0 प्लस हाफ माइनस का g है ना, माइनस का g तो लगेगा, t² की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से माइनस कट जाएगा। t² की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2h, ये भाई यहाँ 2 जाएगा, 2h अपॉन g। अब इसको स्क्वायर को हटाओगे, अंडर रूट आ गया, ये देखो। अब बताओ यहाँ पर ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहीं मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम नहीं। इसीलिए एक पत्थर को, एक पंख को नीचे आने में सेम समय लगेगा। लेकिन हाँ, वैक्यूम हो, अगर एयर रेसिस्टेंस होगा, दुनिया भर के रेसिस्टेंस होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होंगी, तो भाई सिंपल सी बात है, वो किसको रेसिस्ट करेंगी, जो हल्का होगा, जो भारी चीज़ें, उन सबको तोड़ के जल्दी नीचे आ जाएगा। रेसिस्टेंस लगता पत्थर के ऊपर भी है, लेकिन पंख के मुकाबले बहुत कम लगता है, क्योंकि रेसिस्टेंस की बात है, जहाँ ज़्यादा मास होगा वहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको, बिल्कुल। अब ये दोनों चीज़ों के बाद आपके पास आ जाता है जो ये जो जी है, ये जो जी है हमारा, इसका चेंज जो होता है शेप की वजह से भी होता है, समझना, शेप की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अर्थ के शेप की वजह से भी जी का चेंजमेंट होता है। समझो, जो अर्थ है हमारी वो परफेक्ट स्फीयर नहीं, अर्थ जो है हमारी कुछ इस तरीके की है, समझना। देखो आपको बस इतना समझना है कि अर्थ जो है साइड से ज़्यादा निकली हुई है बाहर, और ऊपर और नीचे से चपटी है,
कुछ इस तरीके के। इसका एक दो नाम भी है, एक तो जियोडिक शेप है और एक अभी नया नाम भी है इलिप्सॉइड ना, और एक जियोडिक शेप भी है। इलिप्सॉइड आप याद रखना, ये एनसीईआरटी वगैरह में। तो ऐसे शेप की मतलब ऊपर से इधर से उधर से चपटी है और इधर से ज़्यादा निकली है, बस ये अच्छे से बना नहीं, लेकिन आप समझ लेना ऐसी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, मान लो ये जो रेडियस है ये इक्वेटर पे जो होती है, और ये जो रेडियस है ये आरपी पोल पे होती है। साफ सब दिख रहा है, याली इक्वेटर, ये वाली रेडियस बड़ी होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी का, GM/RE R स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, नॉर्मली ना, किसी मतलब अपने अर्थ के लिए, अगर ये E है और ये E है, ये हमने E देखो इक्वेटर के लिए बड़ा वाला ही माना है, ठीक है। अब यहाँ समझो बात, अगर ये जो G है, G अगर ये R घटाओगे तो G बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर R बड़ा है, तो यहाँ पर अच्छे समझना, G जो है G की वैल्यू G से बड़ी है, G की वैल्यू जो नई G आएगी वो G डैश से बड़ी है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर RE जो है वो किससे छोटा है, देखो समझो अच्छे से, जो RE है जो इक्वेटर की वैल्यू है, अच्छे से समझना, R इक्वेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, नॉर्मल रेडियस से, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब लेकिन ये जो दूसरा केस है पोल वाला, इसमें क्या होगा, आपका जो G डैश है, अच्छे समझना, यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये चीज़, ये जो आपका G डैश है ये छोटा होगा, क्योंकि भाई देखो अगर ये इक्वेटर की चीज़ बड़ी तो ये बड़ा, अगर ये चीज़ बड़ी हो गई तो ये चीज़ छोटी नहीं होगी जो ऊपर है, अगर ये चीज़ बड़ी होगी तो ये छोटी होगी, अगर ये चीज़ छोटी होगी तो ये बड़ी होगी, नॉर्मल सा लॉजिक है। वैसे अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो G है, G की वैल्यू, G डैश की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी G से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा R पोल वो हमारा रेडियस से छोटा होगा, नॉर्मल सी बात समझो, रेडियस से छोटा होगा। नॉर्मल रेडियस क्या मानी जाती है, मान लो यहाँ पर इतना निकला है, समझो अच्छे से, ये हम आपको थोड़ा एवरेज का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और यहाँ पर इतना निकला है, तो हम ना इतना मानते हैं ना इतना मानते हैं, इनके बीच में कहीं मान लेते हैं। तो ये वाला बीच वाला जो है, जो बीच वाला कहीं है, इससे ये छोटा है और ये आपका बड़ा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, मान लो ये बीच वाला ये ऐसे है, ये इतना निकला हुआ है और ये केवल इतना, तो हमने कहा नहीं ये इतना मानेंगे हम और ना ये इतना मानेंगे, हम कहीं बीच में मान लेंगे। तो बीच से ये वाली चीज़ छोटी है और बीच से वाली चीज़, मान लो ये बीच वाला यहाँ कहीं है तो ये चीज़ बड़ी है, उसी हिसाब से बताया। तो R पोल जो है वो तो आपका छोटा है किससे, जो नॉर्मल रेडियस है अर्थ की, उससे छोटा है ना, ठीक है। तो उसकी अगर ये छोटा है तो ये चीज़ बड़ी होगी, सिंपल सी ये बात है, अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो हमने ये चीज़ कराई है ये भी समझ में आई होगी कि ये कैसे आया पूरा, ठीक है, ये क्यों भैया मास के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये भी ओलंपियाड का है। आपसे कहेंगे कि जो सेंटर है, सेंटर अर्थ के सेंटर में आपके मास जो है वो जीरो क्यों होता है, आपका मास नहीं, मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका जो वेट है, अब कोई इसमें ना सोचने लग जाना ऐसा क्यों बोल दिया मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल मास कभी नहीं जीरो हो सकता। अभी तक आप लोग पढ़ रहे होगे कि मास जीरो होता, मास कभी नहीं जीरो होता। जो आपका जीरो होता है, कहते नहीं अगर लाइट की स्पीड पा गए तो मास जीरो हो जाएगा, मास तब भी नहीं जीरो होगा, इसलिए जो लाइट की स्पीड पाना है वो पॉसिबल है, मास नहीं जीरो होगा, हमेशा जीरो क्या होगा, वेट। और वेट तो तब भी जीरो हो सकता है जब आपके अंदर नेट फोर्स जीरो हो जाए, समझ रहे हो। अगर आपके ऊपर कोई फोर्स ही ना लगे, कोई फोर्स ना लगे, फ्री फॉल करते हो तो क्या फोर्स नहीं लगती है, फ्री फॉल जब होता है, जब कोई आदमी कहीं पहाड़ वगैरह से गिरता है तो उसको अर्थ नीचे खींच रही होती है, समझ लो। फ्री फॉल हो जाए मतलब कोई भी फोर्स ना लगे, समझ लो ना। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हो, जो है जैसे मान लो आप वहाँ चले गए, एकदम वहाँ अंतरिक्ष में हो, तो उस समय आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, ये आपको ऐसा लग रहा है, अच्छे समझो। आप कहोगे अर्थ में वैक्यूम है, ठीक है, लेकिन सन है, ये है, वो है, दुनिया भर के प्लानिट हैं, वो आपको खींचेंगे। आपको अगर एकदम जीरो फोर्स चाहिए, कोई भी फोर्स ना लगे, तो आपको ऐसी एक जगह है वॉइड जिसको कहते हैं, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है ना, अभी साइंटिस्टों ने ढूंढा है वॉइड जिसको कहते हैं नथिंगनेस, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत बड़ा एरिया बिल्कुल ब्लैक, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ऐसा कुछ है, ये चीज़ है, ठीक है, वहाँ पर जाके ऐसा चीज़ हो सकता है। तो अब ये सेंटर में वेट जीरो क्यों होता है, देखो सेंटर में अपना जी जीरो होता है। अब बहुत लोगों के मन में आ गया होगा जी कैसे जीरो होता है ना, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है, जी होता है, एक्सलेशन तब आता है जब फोर्स आती है, कहाँ, यहाँ पर मानोगे आप, जब यहाँ पर हो तो आपके चारों तरफ मास होगा, अर्थ का चारों तरफ मास होगा, चारों तरफ, अर्थ का शेप जैसा भी है देखो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, चारों तरफ मास होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि हमने तो अगर हम सेंटर में जाएंगे तो अर्थ को यूनिफॉर्म मानेंगे, उसी का तो सेंटर होता है जो यूनिफॉर्म होती है, उसी का तो सेंटर होता है जो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर फोर्स लगेगी, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स, हर तरफ फोर्स लगेगी और एक दूसरे को फोर्स काट देंगी। जब फोर्स काट देंगे तो जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब जी की वैल्यू हो जाएगी तो जी इस W=mg होता है, वेट, ये जीरो तो पूरा वैल्यू जीरो, इसलिए सेंटर में आपकी वेट जीरो होता है, मास नहीं जीरो होता, वेट हमेशा जीरो होता है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये कहा है, सबसे पहले हमने इसको पूरा डिराइव किया, ठीक है,
ये मतलब ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन क्या डेरिवेशन तो हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया। फिर इसके बाद बताया था कि जी जो हो, अगर फिर जी स्मॉल जी निकालना हो तो इसको आराम से बता दोगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, आपका ये बताया हैवी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं फॉलो करता। उसके बाद माइनस जी वाला किया, ये माइनस मतलब ये माइनस आपका क्या कहते हैं, ये क्यों नहीं डिपेंड करता है, पूरा सॉल्व करके बताया बिल्कुल। इसके बाद ये पोल वाला बताया और लास्ट में हमने ये वाली सेंटर वाली बात की। समझ में? अब हम देखेंगे जी और आपका स्मॉल जी और बिगेस्ट जी में डिफरेंस। इतना समझ में आया नहीं? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? इसको आराम से आपको नोट करना है। अब हम देखेंगे डिफरेंस मास और वेट पे, और जो आपकी वैल्यू है जी और स्मॉल जी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जी लिखना है बिल्कुल, और यहाँ पर स्मॉल जी। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। भाई देखो, इसका जो नाम है पहले तो सबसे यही देख लो, ये क्या है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को थोड़ा आगे बना लेते हैं ना यहाँ पर। इसको आपको क्या कहते हैं, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं यूजीसी। और इसको कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल बात सही है, कहा। उसके बाद जो ये चीज़ है आपकी, ये जो ये हमेशा कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सली कांस्टेंट। लिखो, इसका सबसे अच्छा वर्ड है यूनिवर्सली कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है, इसको कहीं चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं भी ले जाओ, ब्लैक होल तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भाई ब्लैक होल के अंदर क्या अभी तक पता नहीं, तो वहाँ पर भी कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ भाई, साइंस से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे पोटेंशियल जीरो होता है आपका इन्फिनिटी पे, ठीक। अब यहाँ पर यूनिवर्सली कांस्टेंट हो, ये कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेरी करती है, यानी कि वेरी माने चेंज, वेरी प्लैनेट टू प्लैनेट्स, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है, बिल्कुल बात ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू आपकी इसकी होती है, वैल्यू इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना यही यूनिट है। चौथा पॉइंट आप ये भी बना सकते हो, अगर 4 पॉइंट पूछते ना, पहले ये लिखना फिर ये यूनिट लिखना है नीचे। इसमें क्या है आपका, इसकी होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक समझ में आई अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये जैसे चीज़ इतनी आ गई, आराम से समझ में आई आपको। ऐसे 3 पॉइंट पूछ सकते हैं। सेम ऐसा करते हैं मास में आपके, सेम ऐसा आपके क्या करते हैं मास में, और आपके कर देते हैं वेट में। तो इनको भी हमें लिखना है, ठीक है। पहला तो आपका जो मास रहेगा उसको देखना है, ठीक है। मास क्या होता है, इट इज एक्चुअल कंटेंट, इट इज एक्चुअल कंटेंट ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी में एक्चुअल है वो होता है, ठीक है। और ये वेट क्या होता है, वेट आपका होता है फोर्स। अब फोर्स भी कौन सी है, प्रिसाइजली ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखोगे इट इज ना, यहाँ पर भी इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट, सीधा लिखो ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्टिंग करती है वो वेट होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। ये एवरीवेयर कांस्टेंट, ये भी यूनिवर्सली कांस्टेंट लिख सकते हो, एवरीवेयर कांस्टेंट का, हाँ ठीक है। हम लोग पॉइंट लिखते जा रहे हैं। ये आपका वेरी करता है, वेरी प्लैनेट टू प्लैनेट से अच्छा लिखो प्लेस टू प्लेस। भाई अलग अलग प्लेस में अलग होता है, ठीक है। ये जो है ना वेट, ये आपका इक्वेटर में अलग होता है, पोल में अलग होता है, नॉर्मली सी बात है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पर मास जो हमेशा पॉजिटिव का, इसका मतलब समझ लो, अगर कोई कह दे कि मास निगेटिव, इसका मतलब पता क्या, वहाँ पर मास है नहीं। डार्क मैटर, डार्क जो आपका मास वगैरह होता है ना, डार्क, हाँ डार्क मास ही कहते हैं, या फिर एंटी मैटर, वो होता ही नहीं अपनी जगह, उसको लाना पड़ता है। बात ये, इसलिए अगर कोई निगेटिव का मतलब मास वहाँ है नहीं, अभी आ रहा है, इसलिए हम निगेटिव को हटा के केवल पॉजिटिव रखेंगे। अब ये निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब हो सकता है। क्यों भाई, अगर इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो मास, ठीक है, जीरो वेट, जीरो हो जाएगा। फ्री फॉल में यही तो होता है, फ्री फॉल में नेट जीरो हो जाता है आपका, लेकिन तब भी एक ग्रेविटी वाली लग रही होती है। भाई बहुत डीप कॉन्सेप्ट, आपको बस ये समझना है कि ये दोनों चीज़ें हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये चीज़ आई, इतने 3 पॉइंट हो गए। इसकी होती है आपकी केजी यूनिट, और इसकी क्या होती है न्यूटन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना है, जो आपकी ये चीज़ है, जो आपकी ये लॉ है, समझ में आए। अगर कुछ चीज़ जैसे मतलब बताना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन याद रखना, जैसे मान लो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी न्यूटन ने नहीं दी थी। अगर किसी को डाउट हो इसमें, ये आपके कैवेंडिश ने दी थी, ठीक है। जो वैल्यू है ये कैवेंडिश ने दी थी, न्यूटन बस इतना छोड़ के चले गए थे। F = एक कॉन्स्टेंट आएगा Gm1m2/r²। इसकी खोज कभी न्यूटन ने नहीं की है, ठीक है, याद रखना। और जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कभी अपना नाम नहीं दिया, तो इसका नाम ये कैवेंडिश कांस्टेंट नहीं पढ़ पाए हैं। तो कहते नहीं केपलर से अगर कोई कांस्टेंट देते थे,
ज़्यादातर साइंटिस्ट, जैसे मान लो बोल्ट्जमैन ने कोई कांस्टेंट दिया तो अपना नाम रख दिया, किसी ने भी साइंटिस्ट ने दिया वो अपना कांस्टेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे एम्पियर अपना एम्पियर सर्किटल लॉ नाम धर देते हैं, मैक्सवेल ने मैक्सवेल अपना लॉ रखा, ठीक है। तो वैसे बहुत लोग नाम नहीं भी देते। तो ये जो आपका कैवेंडिश ने इसको खोज किया था। अब देखो इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आपको यही पॉइंट लिख देना है, एज इट इज पूरा ये पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट करनी है। अब हमें देखना है कौन सा जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, आपका किसने, केपलर ने दिया था। और एक चीज़ याद रखना, जो केपलर ने लॉ दिया था ये न्यूटन के पहले दिया था, ठीक है। न्यूटन के पहले दिया था ना कि बाद में। हेडिंग डालनी सबको, केपलर्स, पूरा नाम क्या था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन, ओके। इसमें उन्होंने 3 लॉ दिए थे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें उन्होंने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, बारी बारी से लिखेंगे। फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है सिंपल सा, कुछ भी नहीं है ना, द प्लैनेट लिखोगे आराम से ना, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, लिखना अच्छे से, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन elliptical orbit with sun at one of the foci। भाई देखो ऐसे होता है, ये इलिप्स आपका ऐसे होता है कुछ तरह का, यहाँ पर प्लैनेट कहीं नाचता है, ठीक है। और ये जो सन जो है वो किसी एक फोकस में होता है। भाई जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है वैसे इसमें फोकाई होते हैं, एफ नाम दे दो इनको, जो भी डिस्टेंस इनकी, ये सब इतना डीप अभी नहीं है, ठीक है। आपको बस याद रखना है लॉ क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। 11th में डिटेल में। सेकंड लॉ क्या है, समझ में आई बात की नहीं। ये देखो लॉ में अगर किसी कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं, एक इलिप्स तरह का शेप होता है, उसके एक फोकाई में अपना सन होता है, ठीक है। और ये प्लैनेट उसके चक्कर इलिप्स में लगाता है ना कि सर्कल में, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन joining sun and earth sweeps अभी ये भी समझ में आएगा, sweeps इक्वल एरिया है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझो इसमें क्या करें, मान लो ये जो है यही इसी में समझना, अगर मान लो ये जो है टाइम सेम लगे, ये जो एरिया है अच्छे समझना, इसको यहीं बनाते हैं। ये अपना है सन रखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर प्लैनेट है, तो प्लैनेट यहाँ पर है तो इसने कुछ एरिया कवर किया, ठीक है, टाइम डेल्टा टी में। और यही प्लैनेट कहीं पर है आपका, कहाँ पर, देखो यहाँ पर है, और इसने कुछ एरिया कवर किया, ठीक है। इसको वैसे लॉजिकली ऐसे बनाते हैं कि दोनों बराबर में दिखें, वैसे कहीं भी बनाओ, क्योंकि लॉ ये थोड़ी नहीं कि हमको अलाइन करना है। तो यहाँ पर भी जो टाइम लगेगा आपका कितना लगेगा, अच्छे समझना, यहाँ पर जो टाइम है ये आपका डेल्टा टी लगा, ठीक है, डेल्टा टी। और यहाँ पर भी टाइम डेल्टा टी अगर लगा तो जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा और पतला बनाएंगे, क्यों, अभी समझ में आएगा। ये जो एरिया है और जो ये एरिया है ये आपका सेम हो हमेशा, ये जो एरिया है यहाँ पर और ये जो एरिया है सन के अगल बगल, ये हमेशा सेम हो, ठीक है। इसको सिंपल से समझो, अगर टाइम सेम है तो एरिया सेम होगा, ये सिंपल सा हमको समझाना है। और उसको अच्छे समझना है तो इसका एक दूसरी डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहो होती है एरियल वेलोसिटी, और लगा के लिखना, ठीक है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझो क्या है, मान लो यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर एरिया सेम है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी डिफिनीशन जो है वो हमारा है कि जो एरिया है अपॉन टाइम, यानी कि एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रखो। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब dA1 अपॉन D2, D1 इक्वल टू dA2 अपॉन dT2। तो ये हमेशा ट्रू है, हमेशा। और बाकी ये वाली बात भी आपकी है, ठीक है। तो मतलब अगर इक्वल टाइम है, अगर टाइम 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर भी 10 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, यहाँ पर भी 10 मीटर स्क्वायर, सिंपल सी है। अब लास्ट वाला देखो लॉ कौन सा आपका, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो बहुत भी आसान है। थर्ड लॉ आपसे कहता क्या है, द क्यूब मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द क्यूब मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छे समझना आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्लानट, जो अर्थ है या प्लानट जो भी ना, यहाँ पर सन एंड अर्थ या सन एंड प्लानट हो सकता है, स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर प्लानट ही लिखो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अर्थ को लेना भी सही है लेकिन आप नहीं लोगे तो जनरल केस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ प्लानट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्लानट ऑर्बिटल पीरियड। अगर कोई ये अभी नहीं समझा तो अभी समझ जाएगा, ऑर्बिटल पीरियड। ये सिंपल सा यही कह रहा है कि जो आपका टी टाइम का स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मीन डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में या फिर अर्थ और किसी प्लैनेट के बीच में, सिंपल सा कहता है जो टाइम का स्क्वायर, ये चीज़ बाद में लिखा है, ऑर्बिटल पीरियड जो वही टाइम है, और जो आपका आर क्यूब है, जो आर क्यूब है ये आपका क्या है, ये मीन डिस्टेंस है, ठीक है। मीन डिस्टेंस जो होती है वो सेमी मेजर एक्सिस होती है। अब ये इतना डिटेल में नहीं जानना, बस आपको इतना समझ लेना, क्योंकि ये पूरा डिटेल में अगर किसी से जानना तो ये 11th क्लास का है। ये 11th क्लास में अभी आपको केवल भूमिका बनाई जाती है 9th में, जो मेन आपका कंटेंट है वो हम 11th क्लास में करते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला लॉ तो सिंपल सा है कि हमने प्लैनेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमका इक्वल एरिया आपका स्वैप करता है, इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ज़्यादा एरिया कवर करना हो, यहाँ पर तो पतली लाइन है तो ऐसे एरिया होगा, तो यहाँ पर सूरज की जो स्पीड है, सूरज के सामने जो आपके प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है, इस वाली वेलोसिटी हमेशा इससे ज़्यादा रहेगी ना। मान लो इसको ए नाम दे दो, इसको बी, तो वी ए हमेशा ज़्यादा रहेगी वी बी की। लॉजिक है ना, सन से ज़्यादा एरिया, कम समय में ज़्यादा एरिया कवर करना इसके बराबर आने के लिए, तो भाई सब इसको एरिया, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑर्बिट में। थर्ड क्या, सिंपल सा, जो टाइम जो इसका प्लैनेट को घूमने में टाइम लगता है उसका स्क्वायर, जो डिस्टेंस है सन से प्लैनेट की उसके क्यूब के बराबर होती है। ये आपको पूरी समझ में आई ये बात की नहीं, अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटी के साथ साथ आपके मतलब जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह भी है, ठीक है। तो फ्लूइड आपको थोड़ा सा हेडिंग डालनी है, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझना है। फ्लूइड जो है मेनली हम किसको इसमें कंसीडर करेंगे, गैस को और लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड को। 9th में ज़्यादातर बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे कि गैस और लिक्विड जो है एज ए फ्लूइड आती है, और जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड उसको रिजिड कहते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता, रिजिड में आता है, ठीक है। और जो ग्लास होता है उसको हम लोग क्या सूडो लिक्विड कहते हैं, सूडो सॉलिड कहते हैं, ठीक है। ग्लास जो है वो 100-150 साल में, मतलब वो इतना धीरे धीरे वो होता है, फ्लो होता है कि 100-150 साल में आपको पता चलेगा कि ग्लास जो है ऐसा लिक्विड वर्क करता है, लेकिन वो बहुत कूल्ड लिक्विड होता है, जिसको कहते हैं कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड, दो नाम है उसके, है ना, पेपर में कभी कभार पूछ सकते हैं। अब ये जो ये है, इस फ्लूइड की वजह से एक फोर्स वगैरह जो लगती है लिक्विड की वजह से, उसे हमें पढ़ना है। जैसे आपने जब भी बचपन में नहाया होगा कभी भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो आपने ये मग ऐसे डाला और यहाँ पर पानी यहाँ तक है, तो आपको कोई फोर्स है जो रोकती है, कोई फोर्स जो है वो रोकती है, ऐसा होता है कि नहीं। और जब आप पूरा दम लगा के अंदर तक डाल देते हो, अपना एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हो तो अंदर तो चली जाती है, लेकिन जैसे आप हाथ हटाते हो फिर बाहर आ जाता है ना, ऐसा होता है कि नहीं। अगर मग है तो आ जाएगा, और वो डूब तब जाता है जब मान लो वो स्टील वगैरह हो तो डेंसिटी का फैक्टर आ जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक वगैरह का है तो वो अंदर नहीं जा पाता, ऐसा होता है ना, वो क्या करते हैं, फोर्स लगाता है। और अगर मान लो स्टील का भी है तो आप जब तक उसको ऐसे पानी अंदर भर के डालोगे तो डूब जाएगा, क्योंकि फिर वो एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन ऊपर से अगर वो लोटे को आप रखोगे या फिर किसी भी मग को रखोगे जो स्टील का है, ऊपर से उसको नीचे करोगे तो वो भी ऊपर आएगा, तो वो एक फोर्स की वजह से आता है जिसको कहते हैं आप बॉयंस फोर्स ना, जिसको अब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉयंसी। अब इसको लिखना अच्छे से क्या होगा, यहाँ लिखोगे इट इज अ प्रिंसिपल, इट इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट a fluid आ नहीं लगाना, फ्लूइड कहना ना, स्टेट फ्लूइड exerts an upward force on object immersed माने अंदर डालना, ठीक, ये सब चीज रहता है। इमर्स माने कहता है अंदर डुबाना या डालना, ये सब। इमर्स माने आपको फोर्स देके किसी चीज को कहीं पर डाला जाए किसी लिक्विड में, तो उसके लिए ही ये वर्ड बना इमर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है ना, समझना अच्छे से। इट इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स फ्लूइड exerts an upward force on ऑब्जेक्ट immersed in it, ठीक है। और इस फोर्स को आप क्या कहते हो, इसी फोर्स को ना, जो कॉन्सेप्ट इसको बॉयंसी करते हैं ना, एंड दिस फोर्स कॉल्ड, बहुत बार आप लोगों ने नाम को सुना हो, अपथ्रस्ट फोर्स ना, या फिर बायंसी फोर्स भी कहते हैं इसको, बायंसी फोर्स भी कहते हैं। इट एंड दिस फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स
या इसको हम बायंसी भी कहते हैं, और बायंसी फोर्स। अच्छा समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो इसी सब के चक्कर में एक जो हमारे साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया जो कि बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ठीक है। बायंसी फोर्स ये होती है सिंपल से, ठीक है। आपको अब यहाँ पर लिखना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और उन्होंने क्या कहा देखो सिंपल सा है। अब देखो इसमें हमने ये देखा कि आप अगर डालोगे, किसी को इमर्स करोगे फुल्ली या होली या पार्सली कैसे भी, तो वो अपना करेगा बाहर, ठीक। उन्हीं इस सब में उन्होंने एक डिफिनीशन दी या फिर एक स्टेटमेंट दिया जिसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट when we immersed an object wholly मतलब पूरी तरीके wholly और partially in any liquid we observe an upthrust force या फिर बायंसी फोर्स which is equal to the liquid, जो लिक्विड है उसके अंदर, द लिक्विड या फिर लिक्विड है या फिर आपका जो फ्लूइड है, द लिक्विड displaces by that object, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्या है, अगर आप किसी मतलब लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डाल लो, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक अपथ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। और वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी ये बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। वी ऑब्जर्व एन अपथ्रस्ट फोर्स विच इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेसेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देख लो, जो ये बायंसी फोर्स लगेगी और ये जो इसका वेट है, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं मज़ेदार। देखना, बायंसी फोर्स को हमने F माना, FB, और इसको क्या माना, अपने इसके वेट को V माना। अगर ये दोनों इक्वल होंगी ना तो क्या होगा, इसमें होगा ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बायंसी फोर्स जो है वो इससे कम हो गई वेट से, तो क्या होगा, ये अंदर डूब जाएगा ना। कुछ ऐसे हैं जो अंदर डूब जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर बायंसी फोर्स जो है वो इससे ऊपर हो गई, जो नाव वगैरह में होती है ना, लकड़ी वगैरह में, तो क्या होगा आपका, ये क्या करेगा, राइज करेगा या फिर मतलब ऊपर ही रहेगा, फ्लोट भी नहीं करेगा, हमेशा ऊपर रहेगा ना, राइज रहेगा, ठीक। फ्लोट मतलब क्या, ऊपर रहेगा तो कभी डूबेगा नहीं, और आप उससे चाकू से इसको आगे बढ़ा सकते हो, नाव जिसमें काम होता है सिंपल से, ठीक। ये समझ में आई कि नहीं बात। फ्लोट का मतलब होता है आधा पानी, जब ये चीज़ इक्वल होती है ना तो आधा पानी में होता है, वो ऐसे तैरता है, अंदर भी नहीं जाता, ये चीज़ रहती। अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आई, जो वॉल्यूम है, यहाँ से देखो कुछ पॉइंट इसके लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का वो भी कौन सा, जितना इमर्स्ड हुआ है, पूरा कभी कभार नहीं इमर्स्ड हुआ, तो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट वो होगा, देखो अच्छे समझना, वो क्या होगा आपका, वॉल्यूम डिस्प्लेस, जितना डिस्प्लेस हुआ है आपका लिक्विड डिस्प्लेस, उसके इक्वल होगा, पहली बात, ठीक है। और जो आपकी फोर्स होगी, वो जो आपकी इमर्स जो आपकी बायंसी फोर्स होगी, अपथ्रस्ट फोर्स होगी, वो जितना वेट अंदर सिंक हुआ उसके बराबर होगी। नॉर्मल सा था। देखो हमने होप किया कि इसमें हम कोई भी कॉन्सेप्ट ना छोड़ें, और सही में कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। लास्ट तक हमने तो भले 1 घंटे का लगभग बनाओ, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने नहीं छोड़ा, एक से एक हर चीज़ करी, ठीक है। सबसे पहले ऐसे हमने ग्रेविटेशन के बारे में लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद हमने उसके कैसे डेरिवेशन हुआ ये पढ़ा, जी के बारे में जाना, मास और वेट के बारे में जाना, ठीक है। मास और वेट कैसे अलग होते हैं, स्मॉल जी और बिगर जी में अंतर क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक को कहते हैं, दूसरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। लास्ट में हमने फ्लूइड्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा, तो कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। ये समझ लो आपका शॉर्ट रिवीजन है, ऐसे ही नहीं हम लोग 1 शॉट डालते हैं। इसको आप करके जाओगे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, जितना हमने पढ़ाया है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके टीचर देगा या कोई भी देगा, आप आराम से कर लोगे। अब क्या करना है आपको, इसके नोट्स बनाने अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लिया तब भी कोई बात नहीं, बस आप उसको रिवाइज करते रहो। वैसे नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसी बात है कि नहीं, ठीक है। वैसे किसी को इसका भी लेना है तो ले सकता है, ठीक है। अब देखो
ये सब तो चीज़ें सारी हो गई। हमने पहला मोशन किया, फिर आपका कौन सा लॉज ऑफ मोशन किया, फिर हमने कौन सा किया आपका उसके बाद ग्रेविटेशन किया। अगर किसी को केमिस्ट्री वगैरह के लेक्चर चाहिए तो आपको कमेंट करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जब शेयर करोगे तो थोड़ी मोटिवेशन भी आएगी। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मोटिवेशन चाहिए कि बच्चों तक पहुँचे। ऐसे तो हम क्या कोचिंग या ट्यूशन भी पढ़ा सकते थे और पढ़ाते ही थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचना है बिना फ्री ऑफ कॉस्ट की एजुकेशन पहुँचाने के लिए। ठीक है, अच्छा कंटेंट देना और अपना एक्सपीरियंस बताना कि हम कैसे फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते हैं या फिर हम लोग कैसे मतलब अपना कैसे जुगाड़ लगाते थे, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते थे, वो सब समझाने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आए हैं यूट्यूब में। आपको बस हम लोगों को ग्रो कराना है। ग्रो मतलब इस सेंस में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लेक्चर पहुँचाना है, तभी तो हम लोग को भी मोटिवेशन आएगी कि जितने ज़्यादा बच्चे तक पहुँचे। अभी 3-4 हज़ार बच्चों तक पहुँचे है ना, जितने व्यूज़ वगैरह है, अब आपको दूर तक पहुँचाना है, मतलब वही आपका केवल काम है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।